नमस्कार। विज्ञान और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और क्लास 12th की फिजिक्स में आज जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट सप्लाईज में अगर अकेला रेजिस्टेंस इंडक्टर या कैपेसिटर हो तो फेजर मेथड से उनके करंट और वोल्टेज के रिलेशन बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इस वीडियो लेसन के नोट्स एक पीपीटी के रूप में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, जहां से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये काम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एक अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई में जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें हमारे तीनों सर्किट एलिमेंट रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में इंटरकनेक्ट हो सकते हैं। हमें इन सर्किट के एनालिसिस के लिए वोल्टेज और करंट के जो इफेक्टिव या आरएमएस मैग्नीट्यूड्स हैं उसमें क्या रिलेशनशिप है और करंट और वोल्टेज के बीच में क्या फेज डिफरेंस आता है वो कैलकुलेशंस करनी होती है। और इस हेतु एक बहुत सरल सा सीधा मेथड चार्ल्स स्टीमेंट्स ने हमें दिया, जिसमें हम साइनोसॉइडल क्वांटिटीज को ग्राफिकल फेजर ड्राइंग से, जो कि एक तरह का वेक्टर डायग्राम है, या एनालिटिकल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरीके को हम फेजर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। फेजर एक तरह के रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं। एक फेजर की लेंथ साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है और उसका हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से जो एंगुलर पोजीशन है वो साइनोसॉइडल क्वांटिटी के फेज को रिप्रेजेंट करती है। और ये फेजर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रियल नंबर और वर्टिकल एक्सिस पे इमेजिनरी नंबर रिप्रेजेंटेड है, उसमें साइनोसॉइडल क्वांटिटीज के एनालिटिकल कैलकुलेशंस के लिए बहुत कन्वीनियंट मेथड्स दे देते हैं। जो फेजर की कंसेप्ट है वो आयलर की आइडेंटिटी पर आधारित है, जिसमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम टिक्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है और वो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से थीटा एंगल के साथ है, तो उसे हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में 1 मल्टीप्लाइड बाय e की पावर j थीटा लिख सकते हैं, जहां 1 उसका मैग्नीट्यूड हो गया और थीटा हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से एंगल हो गया। और ये इसके दो कंपोनेंट फॉर्म हो गई है, दो राइट एंगल रियल हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल इमेजिनरी नंबर लाइन पर प्रोजेक्शन फॉर्मेट हो गई है। और इस 1 का थीटा एंगल के साथ ये जो यहां कंपोनेंट है वो cos थीटा है और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो sin थीटा है। और क्योंकि वर्टिकल लाइन है वो इमेजिनरी नोटेशंस को रिप्रेजेंट करती है, जैसे j से डिनोट किया है, तो हम कह सकते हैं कि e की पावर प्लस माइनस j थीटा इज cos थीटा प्लस माइनस j sin थीटा। अगर थीटा प्लस है, हमारे वेक्टर की हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पोजीशन है, तो यहाँ j ऊपर की तरफ कंपोनेंट रखेगा प्लस j टाइप। और अगर थीटा नेगेटिव है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे की तरफ है हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो उसका वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन माइनस j के अलोंग आएगा। अगर ये थीटा टाइम का फंक्शन हो, किसी फेजर के एक्सपोनेंशियल नोटेशन में e की पावर j ओमेगा t उसकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन को रिप्रेजेंट करती है। और ये ओमेगा अगर साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो, तो उसी रोटेटिंग फेजर का जो वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन या कंपोनेंट आता है, इमेजिनरी पार्ट या j पार्ट, वो एक साइनोसॉइडल टाइम वेरिएशन है साइन ओमेगा t के रूप में। और ऐसा साइनोसॉइडल टाइम वेरिएशन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि एक रोटेटिंग फेजर वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन के तौर पे साइनोसॉइडल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। साइनोसॉइडल क्वांटिटीज के एनालिटिकल कैलकुलेशंस के लिए हम टाइम को फ्रीज कर लेते हैं और रुकी हुई अवस्था में जो फेजर है वो वेक्टर की जैसे ट्रीट किए जाते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में। और हॉरिजॉन्टल रियल एक्सिस और वर्टिकल इमेजिनरी नंबर के एक्सिस के बीच में रुकी हुई फेजर की ये जो वेक्टर लोकेशन है उसे हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पीली हाईलाइट में जो रिप्रेजेंटेशन है वो फेजर की मैग्नीट्यूड जो कि वेक्टर की लेंथ से रिप्रेजेंट होता है, और हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से उसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर पोजीशन है तो थीटा पॉजिटिव है, और अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो थीटा नेगेटिव होगा। इसे कन्वीनियंट के लिए मैग्नीट्यूड एंगल थीटा लिख सकते हैं। इसे हम पोलर फॉर्म कहते हैं। एक दूसरे प्रेजेंटेशन में इसी फेजर का हॉरिजॉन्टल रियल एक्सिस पे जो कंपोनेंट है a cos थीटा, जिसे हम ax कह सकते हैं, और वर्टिकल एक्सिस पे जो कंपोनेंट a sin थीटा उसे अगर ay कह दें, और वर्टिकल एक्सिस क्योंकि इमेजिनरी नोटेशन को रिप्रेजेंट करती है तो उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करना रेक्टेंगल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। साइनोसॉइडल क्वांटिटी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन रेक्टेंगल फॉर्मेट में करना आसान है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हमें पोलर फॉर्म की
जरूरत रहती है। इन दोनों रेक्टेंगल प्रेजेंटेशन में ये जो वर्टिकल कंपोनेंट के साथ लगा हुआ जे और यहाँ पोलर रिप्रेजेंटेशन में ये जो थीटा से पहले जो जे नोटेशन है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है और जे -1 का रूट है और रूट ऑफ -1 या जे को हम रियल नंबर के सिस्टम में 0 से +1 या 0 से -1 के बीच में कहीं भी नहीं रख सकते हैं। उसके लिए हमने एक अलग से नंबर सिस्टम बनाया हुआ है और वो क्वांटिटी जिसमें हॉरिजॉन्टल रियल कंपोनेंट भी है और वर्टिकल इमेजिनरी कंपोनेंट भी है उसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फेजर एक तरह का कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन है। यहाँ रेक्टेंगल प्रेजेंटेशन में वर्टिकल एक्सिस के कंपोनेंट के साथ जे और यहाँ पोलर रिप्रेजेंटेशन में एंगल से पहले जे नोटेशन एक इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है इस कॉम्प्लेक्स फेजर क्वांटिटी के बारे में। और ये जो जे मल्टीप्लायर है ए वाई के साथ ये हमारे किसी भी वेक्टर को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है। अगर हम जे को रूट ऑफ -1 समझें और किसी वेक्टर 5 में हमने जे का मल्टीप्लीकेशन करके उसे J5 बनाया तो हम पाते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड तो वही रहा 5 का 5, लेकिन इसकी जो एंगुलर पोजीशन है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होकर यहाँ वर्टिकल एक्सिस के अलोंग आ गई है। और ये जो वर्टिकल एक्सिस है हॉरिजॉन्टल इस लाइन से ऊपर की तरफ ये मेरी +J एक्सिस है और ये +J5 वेक्टर बन गया है। अगर मैं इसी J5 वेक्टर को एक बार फिर J से मल्टीप्लाई कर देता हूं और ये J² 5 बन जाता है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एक बार फिर रोटेशन से ये यहां आ गया है। और क्योंकि J रूट ऑफ -1 है तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूं तो J² -1 हो गया है तो J² 5 -5 है और मैं वेक्टर नोटेशन में समझ सकता हूं कि 5 से नेगेशन उल्टी डायरेक्शन का वेक्टर -5 है। तो ये कंफर्म हो गया कि एक J नोटेशन है वो किसी वेक्टर को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। अगर मैं J² को एक बार फिर J से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये -J हो गया है और मेरा वेक्टर यहां -J5 बनकर आ गया है। तो हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन को हम रियल नंबर के लिए यूज करते हैं और इसके ऊपर +J इमेजिनरी नंबर है और इसके नीचे की तरफ -J इमेजिनरी नंबर है। हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में फेजर की ग्राफिकल ड्राइंग से दो या ज्यादा साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के बीच में मैग्नीट्यूड और फेज डिफरेंस की रिलेशनशिप को ड्राइंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो फेजर की स्केल्ड लेंथ है वो साइनोसॉइडल क्वांटिटी के पीक या आरएमएस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। पावर कैलकुलेशन में आरएमएस वैल्यू ज्यादा महत्वपूर्ण है तो अक्सर हम अपनी ड्राइंग में फेजर की लेंथ को आरएमएस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग लेते हैं और हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से जो फेजर की एंगुलर पोजीशन है वो उसके फेज को रिप्रेजेंट करती है। और ये फेज पोजीशन हमने किसी अपनी कन्वीनियंट टाइम इंस्टेंट पे जब रोटेशन को फ्रीज कर दिया है तो उस फ्रोजन स्टेट में रोटेटिंग फेजर्स की वेक्टर पोजीशंस हैं। यहां हमने वोल्टेज को हॉरिजॉन्टल लाइन पे रोका हुआ है। इसका मतलब है कि वो जीरो फेज की कंडीशंस पे है और उसका एक स्टैंडर्ड साइन वेव जैसा साइनोसॉइडल इंस्टेंटेनियस वेरिएशन का ये मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन हो गया Vm sin ओमेगा टी। यहां Vm को हम आरएमएस वैल्यू से √2 टाइम्स कह सकते हैं। फेजर की रोटेटिंग नेचर इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ e⁻j⍵t फीचर रखती है मैथमेटिकली और इस फेजर की फेज एंगल t0 पे इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड 0 होने से 0 है तो ये उसकी फेज एंगल को रिप्रेजेंट करने वाली नोटेशंस हो गई है। क्योंकि हमारी स्टडीज में सारे फेजर एक ही फ्रीक्वेंसी के हैं तो ये कॉमन फीचर को हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम एक फेजर को उसके आरएमएस मैग्नीट्यूड और उसकी फ्रोजन स्टेट पे टाइम की जिस कंडीशन पे हम स्टडी कर रहे हैं उस स्टेट पे फेज लोकेशंस के हिसाब से हम फेजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां हमने एक दूसरा फेजर करंट का लिया है। इसकी अगर पीक वैल्यू आरएमएस से √2 टाइम्स Im है और ये टाइम t0 पे फाई फेज एंगल के साथ है और ये फाई वोल्टेज से आगे एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है तो पॉजिटिव फेज एंगल भी हो सकता है और नेगेटिव फेज एंगल भी हो सकता है। तो ये एक टिक्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हो गया जनरलाइज्ड करंट का। इसे अगर मैं फेजर से रिप्रेजेंट करूं तो ये फेजर की रोटेटिंग नेचर हो गई है और ये नेचर सेम फ्रीक्वेंसी है। वोल्टेज और करंट के हमारे सर्किट लीनियर होते हैं तो लीनियर सर्किट में एक्साइटेशन और रेस्पॉन्स दोनों की फ्रीक्वेंसियां सेम होती हैं तो दोनों के फेजर सेम एंगुलर वेलोसिटी से एक साथ एक ही डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। वो रोटेशन यहाँ e⁻j⍵t से रिप्रेजेंट हो रहा है और इसकी t0 फेज पोजीशन e⁻j5 से रिप्रेजेंट हो रही है और मैं कन्वीनियंट के लिए से इसके आरएमएस मैग्नीट्यूड और फेज एंगल से पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ज्यादा पसंद करूंगा। और हम एनालिटिकल कैलकुलेशन से आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं और दोनों वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस एंगल फाई का भी पता कर सकते हैं। जानेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस है तो आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट में जो रिलेशन है वो है V = IR और जो फेज डिफरेंस एंगल है वो है 0। और अगर मेरे सर्किट में एक प्योर इंडक्टर है तो वहां वोल्टेज और करंट में आरएमएस वैल्यूज में
जो रिलेशन है वो है V इजिकल टू आई एक्सएल, जहां एक्सएल ओमेगा एल इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस के बजाय इसे दूसरा नाम रिएक्टेंस प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात हमने इसलिए दिया है क्योंकि इंडक्टर में ये जो करंट का फेज एंगल आएगा फाई, वो आएगा -90, जो बता रहा है कि वोल्टेज से करंट 90 डिग्री पीछे की फेज कंडीशंस में है। और जब करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है तो वोल्टेज लगाने पे, करंट आने पर एनर्जी केवल स्टोर और रिलीज होती है, कोई पावर कंजम्पशन नहीं है। ऐसे सर्किट एलिमेंट को हम रिएक्टेंस कहते हैं। ऐसा ही एक रिएक्टिव एलिमेंट कैपेसिटर है। जरा जानते हैं कि इन तीनों रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर में फेजर की मदद से एनालिटिकल कैलकुलेशन बेहद आसान है। हम इलेक्ट्रिक सर्किट की किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बीच में मैग्नीट्यूड और फेज डिफरेंस कैलकुलेशंस के लिए वोल्टेज वेव को एक रेफरेंस वेव ले लेंगे, उसे एक रेफरेंस फेजर ले लेंगे, उसका t0 पे इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड 0 मानते हुए, उसके फेज एंगल को 0 मानते हुए उसकी फॉर्मेट Vm sin ओमेगा t ले ली है, जहां Vm की बजाय उसका RMS मैग्नीट्यूड V बताना ज्यादा पावर कैलकुलेशन के लिहाज से कन्वीनियंट रहेगा। ये फेजर की रोटेटिंग नेचर आ गई है जो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से आ रही है, और ये उसकी t0 पोजीशंस आ गई है, और एक कन्वीनियंट फॉर्म है मैग्नीट्यूड एंगल। इस तरह से हम वोल्टेज फेजर को लिख देंगे और करंट फेजर को हम वोल्टेज फेजर से किसी फेज डिफरेंस एंगल फाई पे ले लेंगे, और ये साइनोसॉइडल क्वांटिटी का जो जनरल एक्सप्रेशन है उस तरह से हमने करंट इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड स्मॉल आई को Im sin ओमेगा t प्लस फाई के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया है। Im के बजाय मुझे उसका RMS मैग्नीट्यूड कैपिटल I यूज करना पसंद है। RMS में √2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो वो Im हो जाएगा। ये फेजर की रोटेटिंग नेचर हो गई है, और फाई फेज एंगल को रिप्रेजेंट करने वाला t0 एंगल पोजीशन फेजर की यहाँ रिप्रेजेंट हो गई है। ज्यादा कन्वीनियंट हो गया, हमने मैग्नीट्यूड और एंगल फॉर्मेट में पोलर फॉर्म में फेजर को लिख दिया है। हम तीनों सर्किट एलिमेंट, अकेला R, अकेला इंडक्टर L, प्रेरक तो L और संधारित्र की धारिता C, कैपेसिटेंस C के लिए I और V में RMS मैग्नीट्यूड्स में क्या रिलेशनशिप है और फाई क्या है, ये कैलकुलेशन करना सीखेंगे। और दोबारा दोहरा देते हैं, हमारे मैग्नीट्यूड रिलेशन आएंगे R के लिए V इजिकल टू IR, इंडक्टर के लिए V इजिकल टू I XL, जहां XL इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरणिक प्रतिघात ओमेगा इंटू L है, और कैपेसिटर के लिए हमारा रिलेशन आएगा V इजिकल टू I XC, जहां XC धारितीय प्रतिघात कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ओमेगा c है। XL और XC दोनों की वर्किंग में फर्क है। XL का फार्मूला ओमेगा L है, XC का फार्मूला 1/ओमेगा c है। L में करंट 90 डिग्री पीछे होता है, C में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता है। तो ये फर्क कैसे आता है, ये एनालिटिकल कैलकुलेशन से बहुत आसानी से हमें समझ में आएगा। फेजर से होने वाली एनालिटिकल कैलकुलेशन की शुरुआत करते हैं सबसे आसान रेजिस्टेंस के लिए, जो हमें बता देगा कि AC की कैलकुलेशन और DC की कैलकुलेशन में कोई अंतर नहीं है। ओम का नियम कहता है कि किसी रेजिस्टेंस में इंस्टेंटेनियस वोल्टेज उसमें फ्लो होने वाले इंस्टेंटेनियस करंट के साथ प्रोपोर्शनल रिलेशन रखती है। हम इस प्रोपोर्शनल रिलेशन को रेजिस्टेंस कांस्टेंट की मदद से इक्वलिटी में बदल सकते हैं। ओम का नियम हो गया V इक्वल टू IR। हम यहाँ V की जगह Vm sin ओमेगा t और I की जगह Im sin ओमेगा t प्लस फाई लिखकर फाई की वैल्यू 0 और Vm इक्वल टू ImR निकाल चुके हैं। आज यही कैलकुलेशन हम फेजर की मदद से करते हैं। तो Vm sin ओमेगा t इस फेजर का, जिसका RMS मैग्नीट्यूड V है, जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है t0 पे 0 एंगल पोजीशन पे, उसी का इमेजिनरी कंपोनेंट साइनोसॉइडल क्वांटिटी की वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड हो गई है। V की जगह हमने उसका फेजर रिप्रेजेंटेशन लिख दिया है। इसी तरह से I की जगह I का हमने फेजर रिप्रेजेंटेशन लिख दिया है। क्योंकि दोनों इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर हैं, तो दोनों क्वांटिटियां भी आपस में बराबर होंगी। तो मैं यहाँ करंट का मैग्नीट्यूड, उसकी रोटेटिंग नेचर और फेज एंगल के साथ जो करंट फेजर का एक्सप्रेशन है, √2 दोनों तरफ से कट गया है, उसे समझ सकता हूं कि वो वोल्टेज फेजर V की पावर j ओमेगा t की पावर j0, इसमें R का डिवीजन है और R के साथ मैंने 0 जोड़ दिया है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में मैंने R को लिख दिया है, जिसका रियल पार्ट R है और वर्टिकल इमेजिनरी पार्ट 0 है। जो मेरा करंट फेजर वोल्टेज फेजर में इस कॉम्प्लेक्स नोटेशन के डिवीजन से आया है, इस रेक्टेंगल फॉर्म को मैंने पोलर में बदल दिया है। और यहाँ e की पावर j0 cos 0 प्लस j sin 0, cos 0 1 है, R से मल्टीप्लाई किया तो R हो गया, और sin 0 0 है तो R से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो मैंने R प्लस j0 रेक्टेंगल फॉर्म को पोलर में बदल दिया है। अब आप देखिए कि कंपैरिजन करने के लिए I का मैग्नीट्यूड V/R हो गया है, जहां V RMS वोल्टेज है और R रेजिस्टेंस है। तो करंट का रिलेशन V इक्वल टू IR, ओम के नियम जैसा DC में है वैसा ही RMS वैल्यू के साथ AC में रिलेशन आ गया है। और ये e की पावर j0 ऊपर होकर 0 रह गई है, तो फाई की वैल्यू कंपैरिजन से 0 आ गई है। और हम इस कैलकुलेशंस को, कंपैरिजन को बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। फेजर का मैग्नीट्यूड और फेजर का फेज एंगल, वोल्टेज फेजर का मैग्नीट्यूड और फेज एंगल, और
नीचे आर, ये मेरा रिलेशन हो गया पोलर फॉर्म में करंट और वोल्टेज में। करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस 0 है, इसे हम समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज फेजर और करंट फेजर के बीच में फेज डिफरेंस रिलेशनशिप को याद करने के लिए हम रेजिस्टेंस की पोलर फॉर्म या रेक्टेंगल फॉर्म को ठीक से समझ लेते हैं और इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में आर जो मेरा मैग्नीट्यूड है वो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से 0 एंगल बनाता हुआ यहां पोलर फॉर्म में मैं समझ सकता हूं, या r प्लस j0 से जान सकता हूं कि इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट r है और वर्टिकल पार्ट 0 है, तो ये r की पोजीशन हो गई। एक बार अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में r की पोजीशन समझ में आ गई तो करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस रिलेशन याद करना बेहद आसान है। हमें जानकारी है कि हमारे करंट और वोल्टेज रोटेटिंग वेक्टर हैं और ऐसे रोटेटिंग करंट फेजर को हमें रोटेट करते समय हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन पर रोक लेना है, और जब हम करंट को हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन पे रोक देंगे तो जिस सर्किट एलिमेंट की हम वोल्टेज निकाल रहे हैं जैसे आर की, जो आर की वेक्टर लोकेशन है उसी की डायरेक्शन में वोल्टेज आएगी। और इस डायग्राम से हमें समझ में आ रहा है कि करंट और वोल्टेज आपस में सेम फेज में है। एक प्योर रेजिस्टेंस के लिए यहां ऑरेंज वेव में जो वोल्टेज है और शान में जो करंट है उसके बीच में 0 फेज डिफरेंस है, वो बहुत आसानी से समझा जा सकता है। दोनों 0 क्रॉस चाहे पॉजिटिव से नेगेटिव होते समय हो या नेगेटिव से पॉजिटिव होते हो एक ही इंस्टेंट पे करते हैं, दोनों के पॉजिटिव पीक एक ही इंस्टेंट पे आती हैं और दोनों की एक जैसी फेज कंडीशन समय में एक साथ आते हुए उनके ये वेरिएशन यहाँ ग्राफिकली प्रेजेंट हुए हैं। इसी को हम फेजर के कंसेप्ट में समझ सकते हैं। अभी दोनों के इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड 0 हैं, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होकर पॉजिटिव पीक पा लिए हैं। अब इनके मैग्नीट्यूड पॉजिटिव पीक से डिक्रीज हो रहे हैं और ये 0 होके वोल्टेज अपनी पोलरिटी और करंट अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। अभी दोनों नेगेटिव पीक पे आ गए हैं और फिर इनके नेगेटिव या उल्टी पोलरिटी के मैग्नीट्यूड कम होकर वापस 0 आ गए हैं। और आप देखेंगे कि ये जब रोटेट होते हैं तो हर टाइम इंस्टेंट पे दोनों फेजर एक साथ अलाइंड रहते हैं। ये बताता है कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है। आर की जैसे ही हम प्योर इंडक्टर एल में भी करंट और वोल्टेज के रिलेशन को अल्टरनेटिंग सप्लाई में कैसे रहेंगे समझ सकते हैं। हमने वोल्टेज को रेफरेंस वेव ली है 0 फेज एंगल की और करंट का फेज एंगल फाई लिया है, और वोल्टेज और करंट में जो रिलेशन है V = L di/dt, उसमें वोल्टेज की जगह वोल्टेज का फेजर रिप्रेजेंटेशन, इसी का इमेजिनरी पार्ट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो गई है, और करंट का फेजर रिप्रेजेंटेशन हमने कर दिया है, इसी का इमेजिनरी पार्ट हमारे करंट का डेरिवेटिव होकर इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड आ जाएगा और ये दोनों इक्वल होंगे इस एक्सप्रेशन के हिसाब से। यहां जब हमने फेजर को रिप्रेजेंट किया है तो ये V RMS वोल्टेज है, I RMS करंट है, e⁻j⍵t दोनों में फेजर की रोटेटिंग नेचर है। ये वोल्टेज का t0 पे एंगल जो कि हमारा स्टैंडर्ड रेफरेंस वेक्टर है और करंट किसी एंगल फाई पर है। जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं di/dt फार्मूले में I को फेजर एक्सप्रेशन में रखने पर तो √2i और e⁻j⁵ ये कांस्टेंट है, ये टाइम के साथ बदलते नहीं है, ये तीनों बाहर आ जाएंगे। और e⁻j⍵t हमारी मैथमेटिक्स की दुनिया में एकमात्र ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वही होता है। तो e⁻j⍵t का डिफरेंशिएशन e⁻j⍵t हो गया है और ये जो t का मल्टीप्लायर है j ओमेगा वो यहाँ डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन में आ गया है। यहाँ v = L di/dt फार्मूले में L ऊपर न्यूमेरेटर में मल्टीप्लिकेशन में है और जब मैं e⁻j⍵t का डिफरेंशिएशन करता हूं तो j ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाई होकर j⍵L एक्सप्रेशन बन जाता है। j लगे हुए इस ⍵L को हम एक्सल इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। क्योंकि दोनों ब्रैकेट में आई हुई क्वांटिटीज के इमेजिनरी पार्ट बराबर हैं तो ये दोनों ब्रैकेट में आई हुई क्वांटिटीज भी बराबर होंगी, तो ये अन्यथा इमेजिनरी पार्ट है, अवॉइड कर सकता हूं। √2 यहां कैंसिल हो जाएगा और मेरा जो एक्सप्रेशन है मैग्नीट्यूड, रोटेटिंग नेचर और एंगल के साथ उसे मैं रीराइट कर सकता हूं। वोल्टेज फेजर j ओमेगा और L जो L di/dt में बाहर था वो आपस में सब मल्टीप्लाई हो गए हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि L di/dt जो फार्मूला उसमें L न्यूमेरेटर में है और जब हमने e⁻j⍵t को डिफरेंशिएट किया तो j ओमेगा उसके साथ ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ गया है। बाकी चीजें कांस्टेंट के तौर पे डिफरेंशिएशन से बाहर आ गई। मैं यहाँ करंट फेजर को उसका मैग्नीट्यूड, रोटेटिंग नेचर और t0 फेज एंगल को लिख सकता हूँ वोल्टेज फेजर डिवाइडेड बाय j⍵L। j⍵L के साथ मैंने 0 जोड़ा ताकि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन की रिप्रेजेंटेशन हो जाए और इस रेक्टेंगल फॉर्म को मैं पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ एक्सल ⍵L है तो ⍵L न्यूमेरिकल वैल्यू को मैंने इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरणिक प्रतिघात कहा है और इसे R के बजाय प्रतिघात या X कहने का लॉजिक भी साफ है कि इसके साथ एक J नोटेशन आ गया है और जब J नोटेशन आ गया है तो इसकी वेक्टर लोकेशन जब 90 डिग्री शिफ्ट होती है तो करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस इनमें एवरेज पावर कंजम्पशन को 0 कर देता है। तो ऐसे सर्किट एलिमेंट जो वोल्टेज करंट होने पे भी पावर कंजम्पशन नहीं करते, केवल एनर्जी को स्टोर
स्टोर और रिलीज करते हैं उन्हें हम रिएक्टिव एलिमेंट प्रतिघातीय अवयव कहते हैं। तो एल की ये जो नेचर है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरणिक प्रतिघात है, और मैं इसे इसलिए e की पावर j प्लस 90 लिख सकता हूं क्योंकि e की पावर प्लस j 90 आइलर आइडेंटिटी के हिसाब से cos 90 प्लस j sin 90 है, cos 90 0 है और sin 90 1 है। इसको जब मैं एक्सएल से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 प्लस j एक्सएल को मैं एक्सएल e की पावर j 90 लिख सकता हूं। कंपेरिजन करता हूं तो आरएमएस करंट v अपॉन एक्सएल हो गया है, रोटेटिंग नेचर दोनों की कॉमन है, और ये e की पावर j 90 जब ऊपर आया तो e की पावर माइनस j 90 बता रही है कि मेरे करंट का फेज एंगल वोल्टेज से 90 पीछे है। मैं इस चीज को इतनी मुश्किल जटिल एक्सपोनेंशियल नोटेशंस के बजाय सिंपल पोलर फॉर्मेट में मैग्नीट्यूड एंगल वोल्टेज फेजर डिवाइडेड बाय एक्सएल और ये फाई माइनस 90 जो एक्सएल का एंगल ऊपर चला गया है, तो मैं जान सकता हूं कि जो मेरा इंडक्टिव सर्किट है उसमें करंट फेजर वोल्टेज फेजर से 90 डिग्री पीछे की कला में है। हम इसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। अगर हम इंडक्टिव रिएक्टेंस की पोलर या रेक्टेंगल फॉर्मेट नोट कर लें, एक्सएल के साथ प्लस जे आया है या एक्सएल की एंगल प्लस 90 हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से एंटी क्लॉकवाइज 90 है, वो प्लस जे डायरेक्शन में ये नोट कर लेते हैं, तो एक्सएल की वेक्टर लोकेशन हम बना लेते हैं जो यहाँ काली लाइन में दिखाई दे रही है। करंट और वोल्टेज के बीच में फेज रिलेशन ज्ञात करने के लिए ये जो नीले रंग से मेरा जो करंट फेजर है वो जब रोटेट हो रहा है तो इसे हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पे रोकना है। जब हम रोटेटिंग करंट फेजर को हॉरिजॉन्टल लाइन पे रोकते समय टाइम को फ्रीज करते हैं तो जो मेरा सर्किट एलिमेंट की वेक्टर लोकेशन है एक्सएल की प्लस जे 90 लोकेशन, उसके अलोंग इंडक्टर की वोल्टेज आएगी। ध्यान रहे रेजिस्टेंस की लोकेशन यहां आई थी तो रेजिस्टेंस की वोल्टेज जब रेजिस्टेंस लाइन के अलोंग आई थी तो रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में हो गए थे, और यहां एक्सएल जब प्लस 90 पे आया तो इंडक्टर की वोल्टेज जो यहां प्लस जे लाइन पे आई है वो करंट से 90 डिग्री आगे हो गई है और करंट यहां 90 डिग्री पीछे हो गया है। यहां जो प्योर इंडक्टर के लिए करंट फेजर ऑरेंज लाइन में और वोल्टेज फेजर शान लाइन में बता रहा है कि वोल्टेज से करंट 90 डिग्री पीछे है, और अगर मैं करंट को 0 हॉरिजॉन्टल लाइन पे इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड 0 लूं तो इस समय वोल्टेज अपने पॉजिटिव पीक पे ऐसा दिख रहा है। और जब सेम एंगुलर वेलोसिटी से दोनों फेजर रोटेट करते हैं, दोनों के बीच में रिलेटिव एंगल 90 रहता है, तो हम पाते हैं कि जब करंट का पॉजिटिव पीक आता है तो वोल्टेज पॉजिटिव से 0 क्रॉस करता हुआ नेगेटिव होने जा रहा है, और जब वोल्टेज नेगेटिव पीक पे आया तो करंट एक बार फिर 0 होके अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, और आप देख रहे हैं कि इनका रोटेशन यहाँ वेव में इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एक पूरी साइकिल यहाँ वेरिएशन की रिप्रेजेंट हो गई है रोटेटिंग वेक्टर के द्वारा। इंडक्टर की भांति हम कैपेसिटर में भी ये प्रूव कर देंगे कि करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, और कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है। एक कैपेसिटर में चार्ज और वोल्टेज प्रोपोर्शनल होते हैं, और Q इक्वल टू CV फॉर्मूले से मैं लिख सकता हूं कि वोल्टेज Q बाई C है, Q इंटीग्रेशन ऑफ करंट है। अब यहाँ वोल्टेज और करंट के साइनोसोइडल टेक्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन लिखने की बजाय मैं फेजर एक्सप्रेशन लिख देता हूं, और जब मैं यहाँ करंट को लिखकर इंटीग्रेट करता हूं तो √2i और e की पावर j phi कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, और e की पावर j ओमेगा t का इंटीग्रेशन e की पावर j ओमेगा t रहेगा, लेकिन ये j ओमेगा जो टाइम का मल्टीप्लायर है वो डिवीजन में आ जाएगा। तो एक बड़ी खूबसूरत बात है कि इस v और i रिलेशन में c नीचे है और इंटीग्रेशन से j ओमेगा भी नीचे आ गया, और ये j ओमेगा c एक साथ आ गया है। जब हमने यही फॉर्मूला इंडक्टर के लिए v इक्वल टू L di बाई dt किया था तो L न्यूमेरेटर में ऊपर था, और डिफरेंशिएशन से e की पावर j ओमेगा t का j ओमेगा L के साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो गया था। अब मैं दोनों साइड से इमेजिनरी पार्ट बराबर है, इसका मतलब दोनों क्वांटिटीज भी आपस में बराबर हैं, तो इन फेजर क्वांटिटीज को मैं आपस में अगर बराबर कर देता हूं और √2 को आपस में काट देता हूं और इसे दोबारा लिखता हूं ताकि करंट फेजर निकाल सकूं। मैंने इसे दोबारा लिख दिया है, ये मेरा वोल्टेज फेजर है, और करंट फेजर में मैंने नीचे जो 1/c था और e की पावर j ओमेगा t के इंटीग्रेशन से जो j ओमेगा जो नीचे आया है उसे लिख दिया है। और अगर मैं अब करंट फेजर को मैग्नीट्यूड, रोटेटिंग नेचर और फेज एंगल को लिखूं तो वो वोल्टेज फेजर, ध्यान रहे √2 मैंने काट दिया है दोनों तरफ, और ये j ओमेगा c वोल्टेज से मल्टीप्लीकेशन में आ गया है। मैंने हमेशा वोल्टेज फेजर में डिवाइड करके करंट फेजर निकाला है, तो j ओमेगा c को जो ऊपर न्यूमेरेटर में है इसे डिनोमिनेटर में डिनोमिनेशन में लिखकर 1/j ओमेगा c बना दिया है, और 1/ओमेगा c को मैं एक नया नाम दूंगा xc, और इसे ऊपर नीचे जब मैं j से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये j अपॉन j स्क्वायर होगा, j स्क्वायर माइनस 1 है तो मैं 1/j को माइनस j लिख सकता हूं। 0 माइनस j xc को मैं पोलर फॉर्म में xc e की पावर माइनस j 90 लिख सकता हूं, क्योंकि xc e की पावर j 90 अगर मैं आइलर आइडेंटिटी लगाऊं तो ये cos थीटा थीटा माइनस 90 है और sin माइनस 90 हो गया है। cos प्लस 90 और cos माइनस 90 0 होता है, और sin माइनस 90 माइनस 1 है तो ये माइनस 1 j से मल्टीप्लाई होके माइनस j xc हो गया है। तो मैं
0 माइनस जे एक्सी को एक्सी की पावर माइनस जे 90 जब यहाँ इसमें सब्सटीट्यूट करता हूं और अब कंपेरिजन करता हूं तो आरएमएस करंट आरएमएस वोल्टेज में एक्सी का डिवीजन करने से आ गई है। ये फेजर की रोटेटिंग नेचर या दोनों सिग्नल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है और फाई ये माइनस 90 ऊपर गया है तो प्लस 90 हो गया है और एक निष्कर्ष आ गया कैपेसिटर में करंट का फेज वोल्टेज के फेज से आगे है 90 डिग्री। इसे हमने याद भी किया था कि कैपेसिटर और करंट दोनों की स्पेलिंग में मैचिंग है, दोनों सी से शुरू होती है तो कैपेसिटर में करंट आगे है और बहुत आसान है, इंडक्टर में उल्टा है, वहां करंट वोल्टेज से पीछे है। और खूबसूरत बात है दोनों में करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। इसे याद करने का एक और आसान तरीका है, अगर हम ये जो एक्सी की वेक्टर नोटेशन आई है उसकी एंगल पोजीशन या रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट्स उसे अगर यूज करते हैं तो एक्सी हॉरिजॉन्टल लाइन से माइनस 90 क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंगल पे यहाँ काली लाइन पे आएगा। यहाँ एक्सी का रियल पार्ट तो 0 है और इमेजिनरी पार्ट माइनस जे टाइप है, ये लाइन ऊपर प्लस जे है नीचे माइनस जे है तो ये एक्सी की काली लाइन यहाँ आएगी। एक बार अगर एक्सी की काली लाइन आ गई है तो बस कुछ नहीं करना, घूमते हुए करंट फेजर को कहां रोकना है, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पे। जब हम घूमते हुए करंट फेजर को हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन पे रोकेंगे तो जो हमारा एलिमेंट की वोल्टेज हमें निकालनी है उसकी जो वेक्टर पोजीशन है, ध्यान रहे एक्सी फेजर नहीं है, वो रोटेट नहीं होगा, उसकी पोजीशन फिक्स है। तो एक्सी की वोल्टेज कैपेसिटर की वोल्टेज एक्सी की लाइन के अलोंग आएगी और आप देखिए कौन है एंटी क्लॉकवाइज, करंट और वोल्टेज में करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो हम कह सकते हैं कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री आगे है। एक कैपेसिटर में ऑरेंज वोल्टेज से शान करंट 90 डिग्री फेज में आगे है। इस वेवफॉर्म डायग्राम को हम फेजर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो फेजर एंटी क्लॉकवाइज है करंट वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है और रोटेट करते समय अभी आप देखिए करंट अपने पॉजिटिव पीक से वैल्यू 0 कर रहा है तो वोल्टेज अपना पॉजिटिव पीक पा रहा है और जिस समय करंट नेगेटिव पीक पे है वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव पीक से घट के 0 हो गई है और जब करंट नेगेटिव पीक से 0 हो रहा है तो वोल्टेज उल्टी डायरेक्शन में नेगेटिव पीक हो गया है और एक पूरे रोटेशन पे करंट वापस पॉजिटिव पीक पे आ गया है और वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू 0 हो गई है। उम्मीद है आज की इस वीडियो ने रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर में अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के रिलेशनशिप को बहुत आसानी से आपको समझा दिया होगा। हम इसी अप्रोच से आरएल, आरसी और आरएलसी सर्किट्स को और बहुत कॉम्प्लेक्स अल्टरनेटिंग सर्किट्स को एनालिटिकली सॉल्व करना सीख रहे हैं। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आप अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।